विद्यार्थियों सादर नमस्कार। हिंदी विषय के इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। यूजीसी नेट के लिए हिंदी की तमाम परीक्षाओं के लिए, हिंदी साहित्य को समझने के लिए, विमर्शों को समझने के लिए, कविता को समझने के लिए, कहानी की व्याख्या, उपन्यास की व्याख्या और देश दुनिया समाज में क्या नया लिखा जा रहा है, क्या पढ़ा जा रहा है, उसको जानने समझने के लिए आप हमारे चैनल पर आइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपना कमेंट दीजिए। और हम लोग बातचीत कर रहे थे मुंशी प्रेमचंद, जो हिंदी के पहले उर्दू में लिखा करते थे, बाद में हिंदी में लिखने लगे। महत्वपूर्ण रचनाकार, उनका जो प्रसिद्ध उपन्यास है गोदान, उसकी हम परिचर्चा कर रहे थे। और हम वहां पर पहुंच गए थे जहां पर कि मेहता और मालती होरी के गांव बेलारी पहुंच जाते हैं और उसके बाद संध्या वहीं गुजारते हैं। गांव की औरतों से मालती बातें करती है, मेहता गांव के मर्दों से बातें करते हैं और इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ये गांव के लोग इतने गरीब क्यों हैं, इनकी बदहाली, इनकी ये दुर्दशा है, इसके कारण सिर्फ और सिर्फ आर्थिक है। जैसा कि प्रेमचंद खुद इस विचार को मानते रहे हैं और कहीं न कहीं उस वैचारिक धरातल पर और उन तमाम अंतर्विरोध के बावजूद भी कि समाज की आर्थिक दुर्दशा ही उसकी तमाम समस्याओं का कारण है। और मेहता इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि इन किसानों की इस तमाम मेहनत के बावजूद भी इनका जिस तरह से शोषण होता है, जिस तरह से इनका खून चूसा जाता है, और ये अनपढ़ है, इनको पता भी नहीं है हिसाब किताब का, लेकिन ये मेहनत में किसी मामले में कमजोर नहीं है, तो फिर इनके साथ इस प्रकार की स्थिति क्यों होती है, क्यों हो रही है, उसकी वास्तविकता को वो अपने हिसाब से समझते हैं। और बाद में शाम में वो मालती के साथ नदी पर घूमने के लिए निकल पड़ते हैं और केवल एक बंधन में बंध जाने के बाद ही पैदा हो सकता है। इससे पहले जो प्रेम होता है वह तो रूप की आसक्ति मात्र है। अब देखिए, मेहता और मालती बाद में जब नदी पर निकल जाते हैं तो अपने प्रेम के बारे में, प्रेम की तमाम अनुभूतियों के बारे में एक दूसरे के साथ अपने विचार साझा करते हैं। और वो कह रहे हैं कि जो जो पत्थर साचर के खराद पर चढ़ेगा उसमें खरादे जाने की क्षमता भी है या नहीं। सभी पत्थर तो खराद पर चढ़कर सुंदर मूर्तियां नहीं बन जाते। इतने दिनों में मालती ने उनके हृदय के भिन्न भिन्न भागों में अपनी रश्मियां डाली थी, पर अभी तक विकेंद्रित होकर एक ज्वाला के रूप में न फूट पड़ी थी, जिससे उसका सारा अंतःस्थल प्रज्वलित हो जाता। आज मालती ने ग्रामीणों से मिलकर और सारे भेदभावों को मिटाकर इन रश्मियों को मानो केंद्रित कर लिया। और आज पहली बार मेहता से मालती ने एकात्मकता का भाव हुआ। मतलब एक जो होता है कि मतलब तमाम तरह की दीवारें ढह जाए हमारे दिल और दिमाग के बीच, और हम दो जीव किस तरह से एक जीव बन जाएं, उस अनुभूति को मालती महसूस करना चाहती और आज महसूस करती है। जो ही मालती गांव का चक्कर लगाकर लौटी, उन्होंने उसे साथ लेकर नदी की ओर प्रस्थान किया। रात ही काटने का निश्चय हो गया। मालती का कलेजा आज न जाने क्यों धक धक करने लगा। मेहता के मुख पर आज उसे एक विचित्र ज्योति और इच्छा झलकती हुई नजर आई। अब इन लोगों ने मतलब गांव घूम घूम लिया, उसके बाद ये बोलते कि हम नदी पे जाएंगे और प्रकृति के साथ, प्रकृति के सानिध्य में पूरी रात गुजारेंगे, नदी पर ही घूमेंगे। और नदी के सहारे या प्रकृति के सहारे मतलब जीवन को किस अंदाज के साथ हम जी सकते हैं, क्योंकि हम लोग तो खुद शहर में आ गए हैं और शहर की इस भागम भाग में जैसे हम भूल ही गए कि पूर्णमासी कब आती है, अमावस्या कब आती है, और कब चांद अपने शबाब पर होता है, और प्रकृति का क्या सौंदर्य है, और प्रकृति की जन 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 की आवाजें और पेड़ों की शन 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 की आवाजें, मोर कोयल की आवाजें। अब शहर के बच्चे तो सिर्फ उसको गूगल में ही देख पाते हैं। ये समझ लीजिए, यही स्थिति है। नदी के किनारे चांदी का फर्श बिछा हुआ था और नदी रत्न जड़ित आभूषण पहने मीठे स्वरों में गाती चांद और तारों की ओर से सिर झुकाए नदी में माते वृक्षों को अपना नृत्य दिखा रही थी। मेहता प्रकृति की उस मादक शोभा में जैसे मस्त हो गए, जैसे उनका बालकपन अपनी
सारी क्रीड़ाओं के साथ लौट आया, बालू पर कई कुलाटे मारी, फिर दौड़े हुए नदी में जाकर घुटने तक पानी में खड़े हो गए। मालती ने कहा, पानी में न खड़े हो, कहीं ठंड न लग जाए। मेहता ने क्या कहा, मेरा तो जी चाहता है नदी के उस पार तैर कर चला जाऊं। नहीं नहीं, पानी से निकल जाओ, मैं न जाने दूंगी। तुम मेरे साथ चलोगी उस सुनी बस्ती में जहाँ स्वप्नों का राज्य है। मुझे तो तैरना नहीं आता। देखिए, प्रेम में जब आदमी होता है तो किस प्रकार से बच्चा बन जाता है। तो मेहता भी उसी अनुभूति में है, और दोनों अकेले हैं, और प्रकृति का सानिध्य सौंदर्य है, और दोनों में गहरा घनिष्ठ प्रेम है, ऐसी बात नहीं है। दोनों की समझ बहुत एक दूसरे से मिलती है, जुलती है। और फिर मेहता एक वहाँ सारी चीजें जोड़कर एक नाव बनाते हैं, और नाव में दोनों बैठते हैं। देखिए, उस रात का सीन की कल्पना कीजिए आप। चांदनी रात है और प्रकृति है, नदी है, और फिर दोनों अकेले हैं, और समझिए कि प्रकृति ही है बस। ऐसे प्रसन्न थे मानो स्वर्गारोहण की तैयारी कर रहे हैं। कई बार उंगलियां मतलब नाव बना रहे हैं उस नदी पार करने के लिए। और देखिए किस प्रकार से नाव बना लेते हैं वो दोनों, उस पर सवार हो जाते हैं और उस नदी पार करके उस पार चले जाते हैं। अब जब मैंने बगैर किसी की सहायता से बाधाओं को जीता है, तब तुम्हारे संग हूँ। मतलब वो मालती तो उसको समर्पित कर चुकी थी, लेकिन मेहता अभी भी कहते हैं ना, उसको चेक कर रहा था। मेहता ने पहले कहा ना कि मालती मेरे लायक नहीं है, मतलब लायक नहीं, मतलब मेरे और उसके विचार बहुत भिन्न है, इसलिए हम दोनों साथ रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे बहुत मुश्किल है। उस पर बैठ करके किस प्रकार से उस पार चले जाते हैं। फिर मालती पूछती है कि आप तो हमेशा शहर में रहे, आप ये सब काम कैसे जानते हैं। तो मेहता बोलता, मैं सब जानता हूँ, और कहता है कि मेरे पिछले जन्म के संस्कार है, और मुझे प्रकृति का स्पर्श मिलते ही मेरे अंदर एक नई जान आ जाती है। तो कहीं न कहीं प्रेमचंद उस बात को भी बता रहे कि मनुष्य का प्रकृति के साथ कितना पुराना रिश्ता है, और मनुष्य को उस रिश्ते को समझने की आवश्यकता है। अगर मनुष्य उन सारी चीजों को समझ लेगा तो उसे जीवन को और भी बेहतर बनाने का, जीवन को और भी सुंदर बनाने का मौका मिलता रहेगा। क्योंकि आज जो मनुष्य है वो प्रकृति को बहुत तरीके से नष्ट करता जा रहा है, खत्म कर रहा है प्रकृति को। ऐसी दशा में प्रेमचंद की बात भी बहुत प्रासंगिक हो जाती है। अब मालती उसको पूछ रही है कि आपने मतलब क्या सोचा प्रेम के बारे में, जीवन के बारे में। तो बोलते हैं, मैंने बहुत सोचा, यही कि मैं जिस आधार पर जीवन का भवन खड़ा करना चाहता हूँ वह अस्थिर है। यह कोई विशाल भवन नहीं है, केवल एक छोटी सी शांत कुटिया है, लेकिन उसके लिए भी तो कोई स्थिर आधार चाहिए, है ना। मतलब वही वाले की मतलब रिश्ता बनाना या पारिवारिक जीवन बनाने की बात है, और मुझे एक बहुत मजबूत बेस चाहिए, और ये तो बहुत आधार नहीं है। मालती ने अपना हाथ छुड़ाकर जैसे मान रखते हुए कहा, ये झूठा आक्षेप है, तुमने सदैव मुझे परीक्षा की आंखों से देखा। आप देखिए कि दोनों एक दूसरे को मतलब आगे की जिंदगी के लिए तैयार कर रहे हैं। और मेहता कह रहा है, क्या कह रहा है कि मतलब मैं एक बहुत बड़ा भवन बनाना चाहता हूँ और मुझे आधार चाहिए, और मुझे वो आधार नहीं मिला है। तो मालती कहती है कि नहीं, ये झूठ बोल रहे हो तुम, ये तुम्हारी बात सत्य नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। मैंने पूरे दिल से हमेशा हर कदम पर तुम्हारा साथ दिया, हर तरह से, और अभी अगर तुम मुझे समझ नहीं पा रहे हो तो तुम्हारी गलती है। और वो कहती है कि तुमने हमेशा मेरी परीक्षा की है, प्रेम की आंखों से कभी देखा ही नहीं तुमने मुझे। क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि नारी परीक्षा नहीं चाहती, प्रेम चाहती है। परीक्षा गुणों को अवगुण, सुंदर को असुंदर बनाने वाली चीज है। प्रेम अवगुणों को गुण बनाता है, असुंदर को सुंदर, सुंदर को। मैंने तुमसे प्रेम किया, मैं कल्पना ही नहीं कर सकती कि तुम में कोई बुराई भी है, मगर तुमने मेरी परीक्षा की, और तुम मुझे अस्थिर, चंचल और न जाने क्या क्या समझकर मुझसे हमेशा दूर भागते रहे। नहीं, मैं जो कुछ कहना चाहती हूँ वह मुझे कह लेने दो। मैं क्यों अस्थिर और चंचल हूँ, इसलिए कि मुझे वो प्रेम नहीं मिला जो मुझे स्थिर और अचंचल बनाता। क्या बोल रही है मालती, कि मुझे एक ऐसा प्रेम चाहिए था हमेशा हमेशा के लिए, जो मुझे स्थिर और अचंचल बनाता, जो मुझे एक जगह कहते हैं ना कि जब किसी को सच्चा प्यार मिल जाता है तो वो पूरी तरह से उसमें डूब चुका होता है, फिर उससे किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती है। और जिसको नहीं मिलता है वो हमेशा भटकता रहता है, उसके अंदर एक बेचैनी भरी रहती है। तो मालती यही बात मेहता से कह रही है, लेकिन मेहता शायद इस चीज को समझ नहीं पा रहा है।
अगर तुमने मेरे सामने उसी तरह आत्मसमर्पण किया होता जैसे मैंने तुम्हारे सामने किया, तो तुम आज मुझ पर यह आक्षेप न रखते। क्योंकि वो हमेशा उसके पीछे भागती रही, मेहता के पीछे। लेकिन मेहता कुछ अलग सोच के तहत उसको मतलब भाव तो दे रहा, लेकिन उस तरह का भाव नहीं दे रहा जिस तरह का भाव एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को देता है। इसलिए वो कह रही कि मेरे अंदर वो चंचलता और वो अस्थिरता हमेशा मेरे अंदर बनी रही। और वो साफ साफ कहती है, कुछ बात छुपाने का काम नहीं कर रही है। मेहता ने मालती के मान का आनंद उठाते हुए कहा, तुमने मेरी परीक्षा कभी नहीं की, सच कहती हो, कभी नहीं, है ना। वो सारी बात बोलती है, दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं अपना। और मैंने कहा ना कि मालती सीधा बोलती कि प्रेम बस समर्पण चाहता है, उसमें परीक्षा वरीक्षा की जरूरत नहीं है वहां पर। और दोनों फिर हंसी मस्ती कर रहे हैं, अपनी बातें कर रहे हैं। और नदी का दूसरा किनारा आ गया, और ये बातें करते करते उस छोटी जो नाव बनाई थी मेहता ने, उसमें बैठ करके ये सारी बातें करते करते पहुंचते, तब तक नदी के उस पार पहुंच जाते हैं वो लोग। और मेहता कहता है कि मैं आज सब वही सारी बातें पूछने के लिए लाया हूँ आज यहाँ पर। हम लोग इसीलिए यहाँ पर अकेले में एकांत में आए, इतनी खूबसूरत इस प्रकृति के विहार में आए हैं, ताकि हम दोनों खुल करके अपनी मन की बातें कर सके। हाँ, इसीलिए मैं आज तुम्हें अपना वह रूप दिखाऊंगा जो शायद अभी तक तुमने नहीं देखा, जिसे मैंने छिपाया है। अच्छा मान लो मैं तुमसे विवाह करके कल तुमसे बेवफाई करूं, तब तुम मुझे क्या सजा दोगी। मालती क्या बोलती है, ऐसा प्रश्न क्यों करते हो, मेरे लिए ये बड़े महत्व की बात है। मैं इसकी संभावना नहीं समझती। संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। बड़े से बड़ा महात्मा भी एक क्षण में पतित हो सकता है। मैं उसका कारण खोजूंगी और उसे दूर करूंगी। मान लो मेरी आदत न छूटे, फिर मैं नहीं कर सकती, क्या करूंगी, शायद विष खाकर सो रहा हूँ। वो कह रहा है कि अगर मैं तुमसे शादी कर लूँ फिर तुमसे धोखा दे दूँ, तब तुम क्या करोगी। तो बोल रही मैं कारण खोजूंगी, नहीं तो फिर मैं खुद आत्महत्या करूंगी, उससे ज्यादा मेरे पास क्या तरीका है। लेकिन मेहता क्या बोलता है, लेकिन मेहता कह रहा है कि अगर तुम मुझसे पूछो तो मैं क्या करूंगा, बतलाओ। क्या कहता मेहता, मैं पहले तुम्हारा प्राणांत कर दूंगा और फिर अपना। मतलब जिस मेहता को हम क्या समझ रहे थे और क्या से क्या निकल रहा है, देखिए। कह रहा है कि पहले मैं तुम्हें मारूंगा, फिर अपने आप को मार लूंगा मैं, अगर तुम मेरे साथ धोखा करोगी तो। और क्या बोलता है, मालती हंसती है, लेकिन मालती के अंदर डर समा जाता है। और इसलिए कि तुम ऐसे हिंसावादी नहीं जान पड़ते। मतलब इसलिए कहती हो, कहती कि मुझे लगा नहीं कि तुम इतने कठोर हो सकते हो, इतने इस तरह से हो सकते हो। नहीं मालती, इस विषय में मैं पूरा पशु हूँ और उस पर लज्जित होने का कोई कारण नहीं देखता हूँ। कहने कि प्रेम में मैं पूरी तरह से पशु हूँ। अगर मैं तुमसे प्यार करूंगा तो फिर तुम पूरी मुझे चाहिए, मैं किसी भी तरह से तुम्हें बांट नहीं सकता हूँ। आध्यात्मिक प्रेम और त्याग में प्रेम और निस्वार्थ प्रेम, जिसमें आदमी अपने को मिटाकर केवल प्रेमिका के लिए जीता है, उसके आनंद से आनंदित होता है और उसके चरणों पर अपनी आत्मा समर्पण कर देता है, मेरे लिए निरर्थक शब्द है। मतलब जो आध्यात्मिक प्रेम होता है ना, जो आप हम पढ़े थे ज्ञानानंद के यहाँ सुजान के साथ, तो वह पूरी तरह से समर्पित कर देता है। मीराबाई का कृष्ण के प्रति प्रेम वो अलग तरह का प्रेम है, लेकिन वो ये आधुनिक काल का प्रेम है कह सकते हैं। तो इसमें आप उस तरह की चीजों में नहीं जाएगा आदमी, इसमें आदमी प्रतिवाद करेगा, प्रतिरोध करेगा। और वो इसलिए कह रहा है मेहता कि वो सारी चीजें मेरे लिए बेकार है। वो अध्यात्म की बातें, त्याग की बातें, उन सारी चीजों में मेरा कोई विश्वास नहीं है। मैं सीधी बात बोलता हूँ और सीधी बात करता हूँ। मैंने पुस्तकों में ऐसी प्रेम कथाएं पढ़ी है जहाँ प्रेमी ने प्रेमिका के नए प्रेमिकों के लिए अपनी जान दे दी, मगर उस भावना को श्रद्धा कर सकता हूँ, सेवा कर सकता हूँ, प्रेम कभी नहीं। प्रेम सीधी सादी गाँव नहीं, खूंखार शेर है जो अपने शिकार पर किसी की आंख भी नहीं पड़ने देता। देखिए प्रेम के बारे में प्रेमचंद क्या बोल रहे हैं, मेहता के माध्यम से कहलवा रहे हैं कि प्रेम सीधी सादी गाँव नहीं है। इसलिए कहा ना कि जो प्रेम कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए कह रहा है कि वो खूंखार है, वो हमेशा अपने, भले ही प्रेम को हम कल्पना मतलब इमोशन सब कुछ कहते हैं, लेकिन जब आप उस अवस्था में जाते हैं तो आप उस अलग ही अवस्था में चले जाते हैं। और जब भौतिक जीवन की बात आती है वहाँ प्रेम की व्याख्याएं अलग अलग रूप में, अलग अलग स्वरूप में आपके सामने आती है। मालती ने उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा, अगर प्रेम खूंखार शेर है तो मैं उससे दूर ही रहूंगी। मैंने तो उसे गाय ही समझ रखा था। मैं प्रेम को संदेह से ऊपर समझती हूँ। वह देह की वस्तु नहीं, आत्मा की वस्तु है। संदेह का वहाँ जरा भी स्थान नहीं। और हिंसा तो संदेह का परिणाम है। वह संपूर्ण आत्मसमर्पण है। उसके लिए
उसके मंदिर में तुम परीक्षक बनकर नहीं, उपासक बनकर ही वरदान पा सकते हो। मालती मेहता से कह रही है कि प्रेम को मैंने कभी ऐसा नहीं समझा, मैं तो वहां एक उपासक के रूप में ही जाना चाहती हूँ, उसी रूप में उसको समझती हूँ। तुम्हारे लिए वो हिंसक है, तुम्हारे लिए इतना खतरनाक है, लेकिन मैं उन सारी चीजों में न तो यकीन करती थी और न यकीन करती हूँ, इसलिए तुम मुझसे इस प्रकार की बातें मत करो। वो उठकर खड़ी हो जाती है और चलने लगती है और उसको पूरा गुस्सा आ जाता है और वो समझ लेती है कि मतलब जिस मेहता को मैं क्या समझती थी, उसकी सोच किस प्रकार की है, वो क्या सोचता है। और कहते हैं कि मतलब दोनों की जो विचार है वो पूरी तरह से आमने सामने आ जाते हैं, इसलिए बातें पूरी तरह से स्पष्ट हो जाती है। और देखिए, मगर आज मेहता ने जैसे उसे ठुकराकर उसकी आत्मशक्ति को जगा दिया। अब क्या होता है, मेहता ने बताया नहीं कि मेहता क्या सोच रहा था, बता दिया उसने ठुकराने वाली बात के लिए। तो मालती की आत्मशक्ति जग जाती, उसे लगता है कि अगर जिससे मैं इतना प्यार करती थी वो आज मुझे इस प्रकार की बात बोल रहा है, अगर मैं कल शादी कर लेती और किसी कारण से हमारा कुछ हो जाता तो मेरी जिंदगी में क्या होता। तो उसे अपने सेल्फ जो कॉन्फिडेंस होता है वो जग जाता, उसकी जो कहते हैं ना स्वाभिमान जग जाता है उसका, कि जिसके लिए मैं अपना सब कुछ समर्पित करने को तैयार थी, वो इस प्रकार का भाव मेरे बारे में रखता है, इस प्रकार की बात मेरे बारे में सोचता है। उसका कहते हैं ना वो पूरा अंदर से पूरी ट्रांसफॉर्म हो जाती, पूरी तरह से उसके अंदर का जो सत्य है वो बाहर आने लगता है या आ जाता है। मेहता को जब से उसने पहली बार देखा था तभी से उसका मन उसकी ओर झुका हुआ था। उसे वो अपने परिचितों में सबसे समर्थ जान पड़े। उनके परिष्कृत जीवन, बुद्धि की प्रखरता और विचारों की दृढ़ता, ये सबसे ऊंची वस्तु थी। धन और ऐश्वर्य का तो वो केवल खिलौना समझती थी, जिसे खेलकर लड़के तोड़ फोड़ डालते हैं। रूप में भी अब उसके लिए कोई विशेष आकर्षण न था, यद्यपि कुरूपता के लिए घृणा थी। उसको तो अब बुद्धि शक्ति ही अपनी ओर झुका सकती थी, जिसके आश्रय में उसने आत्मविश्वास जगे, अपने विकास की प्रेरणा मिले, अपने में शक्ति का संचार हो, अपने जीवन की सार्थकता का ज्ञान हो। मेहता के बुद्धि, बहादुर, तेजस्विता ने उसके ऊपर अपनी मुहर लगा दी और तब से वह अपना संस्कार करती चली जाती थी। जिस प्रेरक शक्ति की उसे जरूरत थी वह मिल गई थी और अज्ञात रूप से उसे गति और शक्ति दे रही थी। मतलब मैंने कहा ना कि वो खुद सारी चीजों की तरफ बढ़ गई थी। उसे धन से बहुत ज्यादा मोह नहीं था, इसलिए कहा कि मतलब जो समझदार हो, जो बुद्धिमान हो, जो कि मेरे विकास को और भी आगे बढ़ा सके, और वो मेहता ही था। लेकिन उसे आज कुछ अलग ही नजर आ रहा है सब कुछ। जीवन का नया आदर्श जो उसके सामने आया था, वह अपने को उसके समीप पहुंचाते की चेष्टा करती हुई, सफलता का अनुभव करती हुई उस दिन की कल्पना कर रही थी जब और मेहता एकात्म हो जाएंगे, और ये कल्पना उसे और भी दृढ़ और निष्ठ बना रही थी। मतलब वो शादी करने के मूड में थी कि हम दोनों एक हो जाएं, सब कुछ अच्छा हो जाए, लेकिन चीजें किस प्रकार से कुछ अलग रूप ले जाती है। मगर आज जब मेहता ने उसकी आशाओं के द्वार पर लाकर प्रेम का वह आदर्श उसके सामने रखा, जिसमें प्रेम को आत्मा और समर्पण के क्षेत्र से गिराकर भौतिक धरातल तक पहुंचा दिया, जहाँ संदेह और ईर्ष्या और भोग का राज्य है, तब उसकी परिष्कृत बुद्धि आहत हो उठी। मतलब बिल्कुल सात्विकता की बात कर रही थी, लेकिन जब मेहता ने भौतिक जीवन की तमाम विडंबनाओं को, मैंने कहा ना कि आधुनिक जीवन का प्रेम कुछ इसी प्रकार की विद्रुपताओं से भी भरा पड़ा है, तो उसका मन एकदम टूट जाता है, उसका दिल बैठ जाता है। उसने देखा मेहता की बुद्धि प्रखरता प्रेमत्व की पशुता की ओर खींचे लिए जाती है और उसके देवत्व की ओर आंखें बंद किए लेती है, और यह देखकर उसका दिल बैठ गया। मेहता ने कुछ लज्जित होकर कहा, आओ कुछ देर और बैठे। मालती बोली, नहीं अब लौटना चाहिए, देर हो रही है ना। मतलब जब प्रेम में होते हैं आप तो किस प्रकार से कहते हैं कि समय कब बीत जाता है, लेकिन जब आपका मन टूट जाता है उसी जगह से, तो आपको एक एक क्षण सदियों की तरफ भारी लगने लगता है। तो मालती मेहता के उस देवत्व की तरफ जा रही थी, लेकिन मेहता ने अपना जो राक्षसी रूप था, अपना जो पशु रूप था, उसको दिखा दिया। बस सारा कुछ कहते हैं कि सारा जो सपनों का महल था वो किस प्रकार से वहीं ढेर हो जाता है। बस यही बात है, इसी को समझने की आवश्यकता है। इसलिए जीवन में कहते हैं कि आदमी को उस कल्पना लोक से बाहर आकर के यथार्थ जीवन और जमीन की वास्तविकताओं को भी समझना चाहिए। और वो जमीनी वास्तविकताएं जब हम किसी को
अंदर के संसार से पूरी तरह से जानते हैं, समझते हैं, तभी खुलता है। और ये मेहता के सामने और मालती के सामने, दोनों के सामने चीजें एकदम स्पष्ट हो जाती है। तो प्रेमचंद इस प्रकार की साफ बात कहते हैं, है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।